जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जो बातें हम लोग जो वीडियो बना रहे थे वो बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके कल वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, जो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो प्रोसेस था, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने बात की थी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए जो भारत का जो संविधान है कह सकते हैं कि जो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में लोग बात कर रहे थे, भारत का जो संविधान था वो बनने के प्रोसेस में कम से कम 60 देशों के संविधान को हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अवलोकन किया था। कम से कम 60 देशों का जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको हम लोगों ने अवलोकन किया, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में समावेश किया। ठीक है, देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है वो है, लेकिन 1950 में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो मतलब लागू हुआ था, और आज 2021 में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही चल रहा है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हुआ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के मतलब 1951 में ही अमेंडमेंट शुरू हो गए थे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको चेंज कर रहे थे। जैसे आपका 7वां, 42वां, 44वां, 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, देखिए जो आपका 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1976 में 1975 में जब इमरजेंसी लग गई थी देश में, इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी जो था वो आपको पता ही होगा। तो इमरजेंसी 1975 में लगा था। उस समय जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी देश की, और कह सकते हैं कि पूरा जो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि पूरी पार्लियामेंट उनके हाथ में थी। तो जब पूरी पार्लियामेंट उनके हाथ में थी तो कोई भी अमेंडमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना, आपको पता होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है वो आपका आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग दो तरह से का संविधान संशोधित किया जा सकता है। एक आपका स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए दोनों सदन से, और दूसरा आपका जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी विथ जो हाफ ऑफ द लेजिस्लेशन ऑफ जो स्टेट असेंबली है वहाँ से वो पास होना चाहिए, यानी रेटिफाई होना चाहिए। तो उस समय देखिए 1975 में जब इमरजेंसी लग गया तो हमारा जो मैक्सिमम जो लीडर्स थे वो आपके जेल में बंद हो गए थे। सरकार के पास पूरी मेजॉरिटी थी, और इतना बड़ा मतलब कह सकते हैं कि इतना बड़ा अमेंडमेंट हुआ कि 42वें अमेंडमेंट को, संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। ठीक है, इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आ चुका था 1973 का, लेकिन सॉरी जो 75 का जो समय था इमरजेंसी का समय था, और उस समय जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी वो भी कह सकते हैं कि उस समय घुटने टेक चुकी थी सरकार के खिलाफ। ठीक है, एक बहुत फेमस जो आपका केस है हैबस कॉर्पस केस, वो आप जब देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसा जजमेंट दिया था। आगे चल के उसने अपने जजमेंट को सुधारा, लेकिन हैबस कॉर्पस केस से पता चलता है कि उस समय जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी घुटने टेक दिए थे। ठीक है, उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आ चुका था आपका 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट में। ये जो आपके केशवानंद भारती थे ये आपके केरल के एक मठ के मठाधीश थे, पुजारी थे, और इनकी जो ज़मीन थी वो सरकार के द्वारा ले ली गई थी। उसी के अंतर्गत एक केस था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल जजमेंट दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि मूल ढांचा। कहने का मतलब अगर संविधान में आर्टिकल 368 के अंतर्गत सरकार कुछ भी अमेंड नहीं कर सकती है। वो कहाँ तक अमेंड कर सकती है? जब तक कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का जो मूल ढांचा है उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके अंतर्गत तो बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। आगे चल के जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे बेस्ट जजमेंट था, और इसके अंतर्गत कोई भी चीज़ हम लोग संविधान में संशोधित नहीं कर सकते, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हमें ध्यान पे रखना पड़ता है। ठीक है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताती रहती है। वैसे बेसिक स्ट्रक्चर आपका जो है वो सेक्युलरिज्म हो गया, फंडामेंटल राइट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग जो संविधान का जो विशेषताएं हैं, जो फीचर्स है उसके बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहला आपका है लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक है, देखिए जो संविधान होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रिटेन यानी कि लिखित संविधान, और एक आपका होता है अनरिटेन। ठीक है, अनरिटेन और रिटेन।
आपका जो रिटेन है इसका एग्जांपल आपका यूएस, इंडिया, और अनरिटेन आपका जो है वो ब्रिटेन का संविधान यानी कि यूनाइटेड किंगडम का संविधान। देखिए रिटेन और अनरिटेन का अंतर ये होता है कि जो आपका रिटेन संविधान होता है, लिखित संविधान होता है, वो एक मतलब कह सकते हैं सीरियल वाइज यानी कि कोडिफाई किया होता है। जैसे आपका आर्टिकल 1 मतलब सीरियल में लिखा गया होता है, रूल्स वो सब आपके लिख दिए जाते हैं। जबकि जो अनरिटेन होता है वो कोडिफाई नहीं होता है, ठीक है, उससे सीरियल वाइज नहीं लिखा गया था, जो चीज़ें आती हैं उसको वैसे ही लगा दिया जाता है। ये आपका रिटेन और नॉन रिटेन में अंतर होता है। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है। देखिए इसमें आपका जो ओरिजिनल जब संविधान 1949 को जब लागू किया गया था, कुछ चीज़ें लागू की गई थी, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को शेष चीज़ें लागू की गई थी। तो उस समय एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया था और 8 शेड्यूल थे। आज के समय हम लोग देखें तो 465 से भी अधिक आर्टिकल्स, 25 भाग में डिवाइड किया गया है और 12 शेड्यूल है, ठीक है। देखिए इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन होने का पीछे अगर हम लोग वजह देखें तो वजह देखिए से एक तो भारत बहुत बड़ा देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। दूसरा आप देखेंगे तो जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ का जो स्टेट है, ठीक है, जो राज्य है उनका अपना अलग संविधान होता है और जो सेंट्रल फेडरल स्ट्रक्चर का जो संविधान है वो अलग होता है भारत में। जबकि जो यहाँ पे स्टेट्स हैं और जो कंट्रीज़ है दोनों का एक ही संविधान है, ठीक है। तो ऐसे कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो संविधान है बहुत ही बड़ा संविधान है। दूसरा जो कह सकते हैं कि इसके फीचर्स में दूसरा आपका ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। अभी हमने बात किया था कि लगभग 60 देशों के संविधानों का हम लोगों ने अवलोकन किया था। इसके अंतर्गत क्या है कि बहुत सारे जितने भी देश के जो संविधान थे उनमें जो बेस्ट चीज़ें थी उन लोगों को हम लोगों ने लिया था। इसीलिए इसे बारोड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उधार लिया हुआ संविधान भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मेनली जो हम लोगों ने अपने संविधान में जो मेनली जो चीज़ लिया है, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसका जो बेसिक चीज़ हम लोगों ने लिया है वो सब चीज़ें हम लोगों ने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है तो वो 1935 के एक्ट से लिया गया है। इसके अलावा जो फिलोसफिकल पार्ट है यानी कि जो आपका फंडामेंटल राइट है ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्ट्स हैं यानी कि जो कह सकते हैं जो राजनीतिक चीज़ें हैं वो आपका जैसे आपका कैबिनेट गवर्नमेंट होगी यानी कि एक सरकार होगी जो कैबिनेट के अंतर्गत चलाई जाएगी, और जो लेजिस्लेचर यानी कि जो कार्यपालिका और जो विधायिका और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका बीच के जो रिलेशन है, ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री होता है, जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, मतलब कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव का हेड तो वैसे प्रेसिडेंट होता है, बट एक तरह से देखें तो सरकार का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, वो लेजिस्लेचर यानी इसका ही पार्ट होता है। यानी किसी ना सदन जो आपके दो सदन है यानी राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक सदन का मेंबर होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इनके बीच का रिलेशन जो है ये सब आपका ब्रिटेन के संविधान, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आगे बात करें तो बहुत सारे जो देश हैं जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, जो आपके जो कह सकते हैं कि जो आपका जो आपातकालीन जो प्रोविजंस हैं वो जर्मनी से, यूएसएसआर रसिया से, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, इन सब देशों से और बहुत सारे देशों से लिया गया है, ठीक है। इसे बारोड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उधार लिया हुआ संविधान भी कहते हैं। इस तरह से हम लोग देखें तो हमारा जो संविधान है ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज को स्टडी करके बहुत सारे चीज़ों को अवलोकन करके हमारा जो संविधान है वो बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला हम लोग देखें तो ब्लेंड ऑफ फ्रॉम द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो या तो वो रिजिड होता है या फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल और जो आपके रिजिडिटी होते हैं यानी कि नम्य और कठिन, इसके आधार पे भी कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाता है। जो आपके अगर फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी हम लोग कैसे देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होते हैं यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट यानी कि संशोधन होते हैं वो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो आसान है या कठिन है, उसके आधार पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को उसके रिजिडिटी या रिजिड और फ्लेक्सिबल देखा जाता है। जैसे आपका यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो आपका रिजिडिटी यानी कि उसको अमेंड करना बहुत कठिन है, ठीक है। और अगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग एग्जांपल देखें तो वो है आपका ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ब्रिटेन को एक आम कानून के जरिए भी उसमें चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। अब भारत के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो भारत में जो संविधान को अमेंड करने की जो शक्ति मिली है, जो संसद को संविधान को अमेंड करने की जो पावर मिली है वो मिली है आपका आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग सरकार जो है वो दो तरीके से यानी कि जो अमेंड करने के दो तरीके, पहला आपका है किसी भी कानून को जो फेडरल स्ट्रक्चर पे अगर इफेक्ट न करता हो तो वो 2/3 मेजॉरिटी यानी कि एक स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों सदनों के
लगभग 50% से भी ज़्यादा लोग मतलब हाजिर होने चाहिए, और वो तो 2/3 यानी कि कम से कम लगभग आपका हो जाएगा ये 66% के आसपास। इतने से अगर कोई बिल पास होगा तब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई ऐसा बिल है जो फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है, यानी कि जो आपका संघीय ढांचा है उस पर अगर इफेक्ट करता है, तो ये 2/3 मेजोरिटी यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास तो होना ही चाहिए। इसके अलावा हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो आपके विधानसभाएं हैं, जो स्टेट की जो विधानसभाएं हैं, उसके कम से कम आधे से भी ज़्यादा जगह से इसे रेटिफाई होना चाहिए, यानी कि मतलब कह सकते हैं कि वहाँ से ये पास होना, मतलब वहाँ की जो विधानसभा है उसको रेटिफाई करेंगी, अनुमोदित करेंगी, तब जाके ये कानून बनेगा। तो इस तरह से हम लोग, इसके अलावा संविधान में कुछ ऐसी भी चीज़, ऐसा मतलब प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक नॉर्मल लेजिस्लेशन यानी कि लेजिस्लेशन यानी कि कानून की प्रक्रिया के जरिए भी इसमें अमेंड किया जा सकता है, लेकिन वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो रिजिड भी है और साथ में फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत ही एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें तो वो आपका है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। मतलब कह सकते हैं कि देखिए, या तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, या तो कोई भी कंट्री वो फेडरल स्ट्रक्चर का होगा या यूनिटरी होगा। फेडरल का एग्जांपल अगर हम देखेंगे, सबसे बेस्ट एग्जांपल है तो वो आपका कनाडा है और यूएस है। यूनिटरी का अगर हम लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो आपका ब्रिटेन है। लेकिन इंडिया कह सकते हैं कि यूनिक है, मतलब इसमें फेडरल सिस्टम के अंतर्गत यूनिटरी बायस भी है। अब देखिए, कोई भी कंट्री अगर फेडरल सिस्टम है, अगर संघीय ढांचा के अंतर्गत है, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उसे हम लोग फेडरल सिस्टम के अंतर्गत फेडरेशन कह सकते हैं, संघ कह सकते हैं। जैसे आपका 2 गवर्नमेंट है, ठीक है, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट, एक आपका यूनियन गवर्नमेंट, दोनों के बीच में पावर जो शक्ति है उसका बंटवारा हुआ है, डिवीजन ऑफ पावर। हमारा एक लिखित संविधान है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे यहाँ जो सर्वोच्चता है वो संविधान का है, संविधान के अनुसार ही सब कुछ चलता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि 3 जो गवर्नमेंट के, यानी कि जो हम लोग कह सकते हैं कि जो भारत में 3 जो सरकार के जो गवर्नमेंट जो कह सकते हैं कि जो मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो आपका एक जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एक आपका एग्जीक्यूटिव। तो आपका एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्वतंत्र आपका न्यायपालिका है, और बाई कैमलरिज्म यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था यहाँ पे। ठीक है, द्विसदन है जिसमें आपका एक लोकसभा और एक राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, इसके माध्यम से कोई भी कानून बनाया जाता है, यानी कि किसी की भी यहाँ पे देखें तो सर्वोच्चता नहीं है। तो इस आधार पर हम लोग देखें तो कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो है वो फेडरल है, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसे चीजें हैं जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि यूनिटरी सिस्टम भी है। जैसे आपका सेंटर जो है वो स्ट्रांग है, दोनों के बीच में सेंटर आपका स्ट्रांग है, सिंगल नागरिकता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग आसान तरीके से अमेंड भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब जुडिशरी जो मिली हुई है, यानी कि आपका 3 लेवल है, सबसे निचली अदालत, फिर आपका हाई कोर्ट, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, यानी कि जो हर राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए होता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ठीक है, इसमें आपका स्टेट का कोई भूमिका नहीं होती, स्टेट की कोई भूमिका नहीं होती है इसमें। तो ये आपका कह सकते हैं कि यूनिटरी सिस्टम है, सेंटर यहाँ पे स्ट्रांग है। ठीक है, उसके आगे कुछ रिकमेंडेशन हुए थे, कुछ आयोग आपका सरकारिया कमीशन जैसे बना था, उसने सेंटर और स्टेट के रिलेशन को बताने के लिए कहा था कि जो गवर्नमेंट अपॉइंट हो किसी भी स्टेट में, तो उसमें जो वहाँ के जो राज्य सरकार से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अब वो कितना आगे हुआ है भगवान जाने। अगला है आपका ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है, यानी कि जो आपके इमरजेंसी प्रोविजन है, आपके जो इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन जो चीज़ें हैं उसके अंतर्गत देखिए, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होता है उसको पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया जाता है, और एक ही पावर काम करती है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा सभी जो आपका, तो इस समय क्या होता है कि जो हमारे गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है वो यूनिटरी सिस्टम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, इसीलिए इसे अर्ध संघात्मक भी कहा गया है। ठीक है, काशी फेडरल, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको काशी फेडरल यानी कि अर्ध संघात्मक भी कहा गया है। ठीक है, तो इसके बाद और भी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।